Good morning, students. As you know, in last class we discussed about an element of organizing which is called as delegation, and delegation means to delegate some powers, authorities to subordinates to reduce the burden of manager is called delegation. And we know if we want to do work, then we need some authority. If we don't have an authority, then we should get the approval of the higher manager. It increases the burden of higher level managers. So delegation is a process by which we can reduce the burden of top level managers, and it also increases the efficiency of top level manager. So the elements of delegation are: first, responsibility, that means duty. Second is authority, power to take decisions. एंड द थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी, दैट मीन्स जवाबदेही, जिसको हमने कहा था कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स आपको जवाब देना पड़ेगा. इट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर पर्सन. देन वी डिस्कस द डिफरेंसेस अमंग देम. नाउ इन टुडेज क्लास द टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन. Like if we adopt delegation process, then what are the advantages to an organization? The first is effective management. Effective management means, as we know, in delegation process we pass the routine work to the subordinates. हम हमारे routine work subordinates को pass कर देते हैं, so that they are free to concentrate on other important matters. So the managers can easily concentrate on complex tasks or important matters. The main job of manager is to get the work done effectively by delegating the authorities and responsibilities. Manager can get the work done effectively and efficiently from the subordinates. सिंपल सी एक बात है कि अगर मेरा वर्क बर्डन कम होगा तो मैं ज़्यादा एरिया को अच्छे से मैनेज कर पाऊंगा. ठीक है, तो इसका फ़ायदा मुझे ये मिलेगा कि मैं जो कॉम्प्लेक्स टास्क है या जो इम्पोर्टेंट मैटर्स है उन पर कॉन्सेंट्रेट कर सकूँ. इज इट क्लियर? सेकेंड इज एम्प्लॉयज डेवलपमेंट. एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं कि देखो ध्यान से समझना, अगर हम एम्प्लॉय को अथॉरिटी दे रहे हैं, इफ़ वी आर पासिंग द अथॉरिटी और इफ वी आर डेलीगेटिंग द अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट, देन ही विल टेक डिसीजंस बाय वन सेल्फ. ही विल टेक डिसीजंस ऑन हिज लेवल विच इंक्रीज हिज क्रिएटिविटी, विच इंक्रीज इनोवेटिव आइडियाज़. अगर हम एक एम्प्लॉय को वर्क देते हैं और वो अपने लेवल पर डिसीजन ले रहा है, अपने लेवल पर काम कर रहा है, तो वो क्रिएटिव होगा, किसी काम को करने के नए मेथड्स फाइंड आउट करेगा. हाँ, मेथड शुड बी रीजनेबल और और अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब ये नहीं कि हम फ्री छोड़ देते हैं कि वो अपने हिसाब से काम करेगा. यस, इफ वी आर गिविंग अथॉरिटी, दैट डजंट मीन कि वो फ्री होकर काम करेगा. काम वही करेगा जो हमने उसे दिया है, बट उसका जो टैलेंट है, जो क्रिएटिविटी, अब वो यूज़ होगा. सपोज अगर हम उसे डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं करेंगे, अथॉरिटी नहीं देंगे, सो होगा क्या? उसे जो रूटीन वर्क दिया जाएगा वो केवल उसी को उसी मैनर में पूरा करेगा जो हमने बताया है. वो अपनी तरफ से कुछ नया नहीं कर सकता, जिससे कि हम उसकी एफिशिएंसी को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज. इफ वी आर गिविंग अथॉरिटीज तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है. एम्प्लॉय सोचता है कि मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है, मेरी भी कोई अकाउंटेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. एक मशीन की तरह नहीं, एक ह्यूमन की तरह काम करवाया जा रहा है, तो इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होकर काम करता है, और एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय अपनी 100% एफिशिएंसी को यूज़ करता है. इज इट क्लियर एवरीवन? द नेक्स्ट इज, देखो सिंपल सी बात है कि डेलीगेशन में हमने क्या हुआ, उसे कुछ पावर्स दे दी. पावर में उसे पता है कि जब पावर दी गई है, दैट मीन्स सुपीरियर ने उस पर ट्रस्ट किया है, और इसी ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए वो अपनी पूरी एफिशिएंसी से मोटिवेट होकर काम करना पसंद करता है या काम करता है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ. हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ की.
और वो ये है कि अगर हम एम्प्लॉयज के क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, इफ वी आर डिवाइडिंग द वर्क according to employees specialization, their talent, skills, so it helps in effectiveness of the work जो होगा वो हमारा कैसा होगा, इफेक्टिवनेस होगा, ठीक है, इफेक्टिव होगा। और इसका बेनिफिट ये होगा कि जितना वर्क इफेक्टिव होगा उतना ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। द नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। अब मैनेजमेंट हायरार्की हमने पढ़ी है, ठीक है, स्केलर चेन के अंदर लाइक इस तरीके से, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो बेसिस है कि ए बी को अथॉरिटी डेलीगेट करेगा, बी सी को और सी डी को, इस तरह से डेलीगेशन चलती है। तो हमने जो मैनेजरियल हायरार्की बनानी है या जो बना रखी है वो भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से ही तैयार होती है। डेलीगेशन एस्टैब्लिशेस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, कि हमने अभी पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग में कि फोर्थ स्टेप थी हमारी कि अगर हम वर्किंग रिलेशनशिप क्लैरिफाई कर देते हैं तो एम्प्लॉय अच्छे से वर्क करता है, बिना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के, बिना किसी प्रॉब्लम क्रिएट के वो काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटर कोऑर्डिनेशन, की हम बात कर रहे हैं बेटर कोऑर्डिनेशन की। सो कोऑर्डिनेशन मीन्स कि देखो इन डेलीगेशन सिस्टमेटिक वर्किंग होगी, यहाँ एक सिस्टमेटिक वर्किंग है, ऑथोरिटी फ्लो ऑफ अथॉरिटी एंड फ्लो ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्लो ऑफ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सो क्या होगा, क्लियरली डिफाइन होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, ठीक है। साथ ही साथ में पता है कि इसे किस टीम के साथ काम करना है, तो ये अपनी टीम को भी सपोर्ट करेगा, उसकी हेल्प करता रहेगा, ठीक है, विच हेल्प्स इन बेटर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। क्योंकि हमने इसे ऑथोरिटी दी है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है टीम के साथ काम नहीं करने की, जवाब देने की, और इसे जवाब देना ही देना होगा कि क्यों इसने टीम के साथ काम नहीं किया या टीम का गोल अचीव क्यों नहीं हुआ। इट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय। एंड द लास्ट इज रिड्यूसेस द वर्क और वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स, कि जो मैनेजर्स हैं उनका वर्कलोड, लाइक ए ने अपनी कुछ पावर बी को दी तो बी ए का कुछ बर्डन रिड्यूस हुआ, बी ने अपनी कुछ पावर कुछ वर्क सी को दिया तो सी का कुछ बर्डन बी ने ले लिया, मतलब बी का कुछ बर्डन सी ने ले लिया, और सी जब डी को देगा तो सी का बर्डन डी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मतलब ये लेवल चलते रहते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है वर्क का, ठीक है, जिससे कि सारा वर्क बर्डन एक अकेले इंसान के ऊपर नहीं होता। और हमें पता है कि अगर सारा वर्क बर्डन एक अकेले इंसान के ऊपर हुआ सो क्या वो सब एरिया में काम कर सकता है? नहीं कर सकता। सारे डिसीजन ले सकता है अकेला? नहीं ले सकता है। इज इट क्लियर एवरीवन? क्लियर हुआ आपको? सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। नाउ अ फ्रेश टॉपिक इज, एक नया टॉपिक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल गर्मा गर्म टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है हमारे सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि डेलीगेशन से इतने क्वेश्चन नहीं बनते जितने क्वेश्चन बनते हैं हमारे इस टॉपिक से। इसका नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, ध्यान से समझना, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दो टर्म है हमारी, ठीक है। तो हम इसे एक चार्ट के थ्रू समझेंगे या एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं कि इस केस में जो भी डिसीजन लेगा वो सारे डिसीजन कौन लेगा? डायरेक्शन एक ही तरफ है, मतलब ए लेगा। सारी पावर्स किसके पास है? सारी पावर्स का कंसंट्रेशन कहाँ है?
ए के पास, ठीक है। जो भी अप्रूवल चाहिए कौन देगा, ए देगा। इट सिंपली मीन्स व्हेन द पावर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फ्यू हैंड्स, कि जब पावर्स को केवल कुछ लोगों को दिया जाएगा या केवल कुछ लोगों के पास होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में कि व्हेन पावर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड ओनली इन फ्यू हैंड्स इट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। सेकंड क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या, कि वही अब इसका अपोजिट कर देते हैं, ठीक है। कि अब ए ने अपनी सारी पावर इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, कि व्हेन पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम टॉप टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। इज इट क्लियर एवरीवन? वैसे समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन हमने ऑलरेडी पढ़ ली, ठीक है। बट फिर भी रिवीजन हो रहा है आपका यहाँ पे कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन हमें पता होना चाहिए। क्या डेफिनेशन है, सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स, कि जब पावर कॉन्सेंट्रेट होगी केवल कुछ लोगों के पास होगी, ठीक है, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसी को हम कहेंगे सेंट्रलाइजेशन। एंड द नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन की हम बात करें कि व्हेन इट कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कि जब पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी आपके हर लेवल पर तो उसी को हम कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। इज इट क्लियर? बेसिकली लॉन्ग टर्म की जो प्लानिंग होती है, लॉन्ग टर्म के लिए जो डिसीजंस लेने होते हैं, दोज आर सेंट्रलाइज्ड एंड रिमेनिंग वर्क इज डिसेंट्रलाइज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर एवरीवन? सो दोनों का ही जरूरी है, हमने प्रिंसिपल में पढ़ा था, वी नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइज। दैट सिंपली मीन्स एक एमएनसी में या एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री में केवल सेंट्रलाइजेशन वर्क नहीं करेगा, केवल डिसेंट्रलाइजेशन वर्क नहीं करेगा, दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। दैट मीन्स वी नीड सम पावर्स टू बी सेंट्रलाइज्ड एंड सम पावर्स शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। सो in next class we will discuss about features of centralization and decentralization, then relationship between them, delegation and decentralization difference, दोनों में ये पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज क्लास में इतना ही। स्टिल कोई डाउट रहता है तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।